हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का जो 4th चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो, ठीक है, जिसमें हम पहुंच चुके हैं ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय अणु समझते हैं। अध्रुवीय अणु ये आपके किसके हैं? जो परावैद्युत पदार्थ है ना आपके, उसके टाइप्स हैं आपके। ठीक है, जो आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। या आप इसे ध्रुवीय अणु बोल लो, या ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोल लो, या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोल लो। ठीक है, तो ये परावैद्युत के आपके टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु क्या होता है? ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है ध्रुव, यानी इसमें ध्रुव होंगे आपके, यानी ध्रुव का मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, तो ध्रुवीय पदार्थों में धन व ऋण आवेशों के केंद्र एक निश्चित दूरी पर होते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपका एग्जाम्पल हमने दे रखा है HCl, तो अगर आप HCl को देखो तो HCl किस तरीके से होता है? इस तरीके से। ठीक है, सपोज ये H है और Cl। ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड बनाता है तो ये जो क्या होता है आपका, मान लो ये H का एटम है और ये Cl का एटम है। ठीक है, तो इनके केंद्र, इन दोनों के केंद्र लिख रहा है ना, देखो इसमें प्लस कौन सा होगा? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वैद्युत ऋणात्मक होता है और ये वैद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के, ये जो विद्युत ऋणात्मक होता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। Cl, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, Cl क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो इस पे प्लस और इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ लो। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, दोनों के केंद्र जो होते हैं एक निश्चित दूरी पर होते हैं, यानी ये और ये क्या होते हैं, एक निश्चित डिस्टेंस पे होते हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, यानी ये इनके बीच की दूरी है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। तो इसी को हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु, यानी ऐसे अणु जिनमें क्या होता है, जो आपके धन व ऋण आवेश है, जो धन और ऋण आवेश है उनके बीच क्या है, कुछ ना कुछ दूरी हो। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है, अब इसमें एक स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है पहले। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका? P = Q × 2L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, P = Q × 2L। तो P यानी Q, यानी इनमें से कोई भी एक चार्ज, सपोज इसमें प्लस Q चार्ज है और इसमें माइनस Q चार्ज है, तो इनमें से कोई भी एक चार्ज रखना है और उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2L। तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें क्या होता है, जब आपको पता है इनके केंद्र अलग अलग हैं, एक निश्चित दूरी पे है, तो एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं आपका। ठीक है, क्या करते हैं? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसके एग्जाम्पल हो गया? ध्रुवीय अणु का। ऐसे इसके अंदर H2O भी होता है। ठीक, ये भी आपका क्या होता है? ध्रुवीय अणु होता है। ठीक, अब हम देखते हैं अध्रुवीय अणु, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होगा, जो आपका सपोज जैसे एक धन और ऋण, ठीक है, इनमें क्या होगा, जैसे इनके केंद्र क्या होंगे? एक ही पॉइंट पे होंगे। सपोज जैसे हम ले लेते हैं H2। ठीक है, H2 आपको पता है H किस तरीके से बनता है? H का एक अणु ऐसा होगा, एक परमाणु ऐसा होगा, ठीक है, और एक परमाणु ये होगा। अगर हम इनका रिजल्टेंट देखें, ठीक है, यानी इसका ये केंद्र और इसका केंद्र एक ही पॉइंट पे होगा। कैसे? जैसे ये H है, ये भी H है। ठीक है, तो दोनों का केंद्र, दोनों पे सेम चार्ज होगा क्योंकि दोनों सेम ही है ना। तो अगर ये क्या होगा, दोनों में सेम चार्ज है तो इनका केंद्र कहीं बीच पे होगा। ठीक है, यानी इसका केंद्र और इसका केंद्र कहीं बीच पे होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। जैसे इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, अध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनमें धन व ऋण आवेशों के आवेश केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, यानी इसका केंद्र और इसका केंद्र है तो यहाँ पे एक्चुअल में, मगर जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो यानी संपाती होते हैं। तो ऐसे अणु आपके अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, और इन पे नेट आवेश या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है, क्योंकि जब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो इनके बीच की कोई दूरी नहीं रहेगी, और जब उनके बीच की कोई दूरी नहीं रहेगी तो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे 0 हो जाएगा। जबकि ध्रुवीय अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होती है। ठीक है, निश्चित दूरी होती है। जैसे हमने अगर द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पढ़ा है तो 2L डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच की। ठीक है, तो वो एक द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु में क्या होता है, दोनों के जो केंद्र होंगे, जो प्लस और माइनस होगा,
उन दोनों के जो केंद्र होंगे एक निश्चित दूरी पे होंगे, और इसमें क्या होगा, इन दोनों के जो केंद्र होंगे संपाती होंगे। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक। तो जैसे H2 का एग्जांपल मैंने दिया, इसका केंद्र और इसका केंद्र, दोनों का केंद्र यहीं पर होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे अणु आपके अध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है। इसमें और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जैसे N2 हो गया, इसका भी हो सकता है, ठीक है। O2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। CO2 में क्या होता है, CO2 में आपका इस तरीके से बनता है, समझने वाला ये है आपका, बीच में C होता है, ठीक है। एक बॉन्ड O का यहां बनता है, एक बॉन्ड का O का यहां बनता है, ठीक है। अब आपको पता है ये कैसे, इस पे कैसे चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो इस पे कैसे द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसमें इधर की तरफ होगी दिशा, और इसमें भी इधर की तरफ, ठीक है। माइनस से प्लस की तरफ होती है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो इसमें भी इधर की तरफ होगी, इसमें भी इधर की तरफ होगी। तो नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा यहाँ पे P, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी सेम बॉन्ड बन रहा है, इधर भी सेम बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जब सेम बॉन्ड बन रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इसकी दिशा भी इधर की तरफ है, इसकी दिशा भी इधर की तरफ है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, यानी निरस्त कर देंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इनका केंद्र और इसका केंद्र भी कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब मेन इसमें समझने वाला क्या है, इसमें आगे देखते हैं। इसमें समझने वाली ये चीज है कि आप जब आपके पास कोई ध्रुवीय अणु है और ध्रुवीय अणु को आप किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, जब हमारा क्या है कोई ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु में क्या होता है, उसके अणु जो होंगे, उसके अणु क्या होता है, उसमें प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से होता है उसका अणु। जब आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं, उस समय उसके अणु कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे, यानी इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र देंगे, तो इसके अणु क्या हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। तो यानी जैसे ही हम इसमें वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो ये मैनर में आ जाएंगे, यानी एक सीधी लाइन में आ जाएंगे, जिसके कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुवीय यानी यानी द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाएगा, यानी उत्पन्न हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका कब है, जब वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य नहीं है, ठीक है। तो जब आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है उस समय इसके अंदर वैद्युत आघूर्ण शून्य होता है, मगर जैसे आप इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, किसके अंदर, ध्रुवीय अणु के लिए, ठीक है। तो ये तो था ध्रुवीय अणु के लिए, तो वही मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा है, ठीक है। और अध्रुवीय अणु में क्या होता है, जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे आप क्या करो, एक मिनट है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जब मैंने आपको समझाया था अध्रुवीय अणु, तो उसमें आपने पढ़ा था जो अध्रुवीय अणु होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके केंद्र, ठीक है। अध्रुवीय अणु के जो धन और ऋण आवेश होते हैं उनके केंद्र एक ही होते हैं, ठीक है। सपोज एक ही केंद्र है इनका, इसका भी एक ही केंद्र है, ठीक है, इनका एक ही केंद्र है, एक ही केंद्र है। ये कब है, जब हमने कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया, ठीक है, जब ई आपका 0 है। मगर जैसे आपने इसको वैद्युत क्षेत्र दिया, इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा अध्रुवीय अणु को, तो क्या आ जाता है, इसके जो प्लस और माइनस होते हैं ना वो विस्थापित हो जाते हैं कुछ, तो कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और जैसे ही इनको वैद्युत क्षेत्र पे रखने पर क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र आपका 0 नहीं है, मतलब इस समय, ठीक है, यानी आपने कुछ वैद्युत क्षेत्र इसको दे रखा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये भी आपका इसके अंदर भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस केस में तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य होता है, मगर इस केस में आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता है और उसको आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो वो भी ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। भले उनके क्या है, ऋण और धनात्मक और ऋणात्मक जो केंद्र हैं वो एक ही है, मगर जैसे आप उसको वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे,
ठीक है, इसी को हम बोलते थे वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, तो इनके अंदर वैद्युत द्विध्रुव आगुण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो प्रावैद्युत पदार्थों को कैसे हम उनके अंदर द्विध्रुव आगुण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस आपने समझ लिया। ये किन के लिए था? ध्रुवीय अणु के लिए था। ठीक है, ये किन के लिए था? ध्रुवीय अणु के लिए था, और ये था अध्रुवीय अणु के लिए। अध्रुवीय अणु बोलो या अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ बोलो। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।